इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलर्स रिसर्च विद सुल्तान सपोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। मतलब ये साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनकी रिसर्च है ना सुल्तान के साथ। सुल्तान कोई इंसान नहीं है, इन्होंने जो रिसर्च में चिंपैंजी का यूज किया था ना, वो चिंपैंजी है ये, जिसका नाम सुल्तान है। सपोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग, मतलब कौन सा व्यू है लर्निंग का, सपोर्ट करता है ये इस चीज को। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग या मॉडलिंग। तो उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो साइंटिस्ट हैं आपके, और सॉरी साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, कोलर, ये है आपके वॉल्फ गैंग कॉलर। तो इनका कौन सा कंसेप्ट है, ये व्यू ऑफ लर्निंग कौन सा है इनका, इनमें से जो आपके ऑप्शंस हैं। तो इन्होंने जैसे ना जैसे पहले क्या हुआ था कि जो साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ एक ने कहा कि जो लर्निंग होती है ना, वो मियर मतलब सिर्फ ऐसे ज्यादा हद तक ट्रायल एंड एरर होता है। कि हमने कुछ काम किया, जैसे कुछ ट्राई किया, तो अगर कुछ सही हुआ, कई बार वो सही होगा, कई बार वो गलत होगा, तो हम ऐसे ट्रायल एंड एरर करेंगे, तो एंड में जब हम कंक्लूजन निकालेंगे ना, तो हम सीख जाएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। पर इन्होंने क्या कहा कि जो लर्निंग है ना, वो डेलिब्रेट है, मतलब सोच समझ के की जाती है। मोर डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब किसी चीज के बारे में सोचना समझना, और कॉन्शियस है, मतलब हम पहले कॉन्शियसली इस चीज को सोचते हैं कि हमें क्या सीखना है ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसे बाई चांस किसी चीज को सीख गए हैं, मतलब वो हमारे दिमाग का कॉन्शियस इफेक्ट होता है कि हाँ अगर हमें कुछ चाहिए ना, तो वो हम सीख रहे हैं, ना कि ऐसा कुछ है जैसे हम कह देते हैं ना स्टिमुलस या रिस्पॉन्स, मतलब कोई चीज आई और हमने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, तो भाई हम कुछ सीख गए। सिर्फ इतना सा नहीं है लर्निंग। लर्निंग मतलब हमारा कॉन्शियस, मतलब जो हमने सोच समझ के भी हम चीजें सीखते हैं, वो एक डेलिब्रेट एफर्ट है आपका। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो इस थ्योरी का बेसिक आइडिया है ना, वो ये है कि जैसे अगर आपको कुछ सीखना है, मान लिया आपको कुछ सीखना है, तो आप इस चीज का सिर्फ एक पार्ट समझ के इस चीज को सीख नहीं सकते हैं। मतलब आपको ये चीज पूरी की पूरी सीखनी होगी। मतलब जो लर्निंग है ना, वो होल प्रोसेस होता है, ना कि कंपार्टमेंट्स में होता है कि कोई थोड़ा सा पोर्शन देखा किसी चीज का और आप उस चीज के बारे में पूरा सीख गए। तो चलिए, आपका जो एक्सपेरिमेंट रहता है इनका, वो क्या था। जैसे ये एक चिंपैंजी था सुल्तान, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इसे एक पिंजरे में वो कर दिया, ठीक है। तो इसकी छत, जो पिंजरा था ना, इसकी छत पे ना इन्होंने केले वो कर दिए, बांध दिए जैसे। अब जो केले थे ना, वो ऐसे अच्छी खासी हाइट पे थे। तो जैसे इन्होंने क्या किया है कि तो यहाँ पे ना दो स्टिक्स थी ना, तो जैसे मान लें कि वो पहले उछल के उनको लेने की कोशिश करेगा, वो नहीं ले पाता है। तो जैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते, तो ये ना इन दोनों स्टिक्स को ना कनेक्ट कर देता है, तो ये इसकी लंबी वो बन जाती है, स्टिक बन जाती है। तो फिर इन्होंने कहा कि ये चीज जो प्रोसेस है ना, इसका ये इंसाइटफुल लर्निंग है। मतलब ये चीज इसने डेलिबरेटली सोच समझ के की है। मतलब ये उसको, इसके लिए इसका दिमाग लगा, ना कि ऐसे रैंडम कुछ देख लिया इसने तो ये हो गया। मतलब ये इस प्रोसेस तक पहुंच रहा है, इसके कॉन्शियस एफर्ट्स लगे हैं यहाँ, कि अगर मुझे कोई चीज ऐसे लंबी यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या क्या एफर्ट्स करने होंगे। तो इसलिए इनका ये इंसाइटफुल लर्निंग का कंसेप्ट है। तो इसमें ये जो इन्होंने आगे कहा है कि जो आपकी ये इंसाइटफुल लर्निंग है ना, ये ना काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें सबसे पहले ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार ही में ऐसे आपके दिमाग का बल्ब ऑन होगा, जैसे कहते हैं ना, ऐसे एड्स देखते हैं कई बार ही, ऐसे रैंडम बैठे बैठे एकदम ऐसे ऐसे बल्ब ऑन होता है और उस बंदे को सारी बात पता लग जाती है। ऐसा नहीं होता है। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि पहले आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कितना काम कर चुके हैं, कितना काम नहीं कर चुके हैं। सेकंड, आपकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, कि आप उस चीज को सोचने के कैपेबल हैं या नहीं हैं, कि आपकी लर्निंग सिचुएशन क्या है, कि आप जिस सिचुएशन में हैं वहां आप सीख पा रहे हैं या नहीं है। इंडिविजुअल की एफर्ट्स
कि वो कितने एफर्ट डाल रहा है उस चीज में सीखने के लिए। तो ये सब चीजें मिलकर इस चीज को बनाती है। तो मतलब इसके बाकी फैक्टर्स भी होते हैं। तो इंसाइटफुल लर्निंग से इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि ये इंटरप्रेट करता है कि जो लर्निंग है ना, वो पर्पस के लिए होती है। कि हमें जैसे मान लें उस चिंपैंजी को वो बनाना चाहिए थे, तो उसका पर्पस है एक्सप्लोरेटरी, यानी कि वो एक्सप्लोर कर रहा है। पहले उसने जंप करके देखा होगा, फिर उसने ऐसे एक स्टिक से ट्राई किया होगा, फिर उसने ऐसे दो स्टिक, उसके बाद उसके दिमाग में ऐसे इंसाइट, मतलब उसे उस चीज का आइडिया आया होगा। उसके बाद ये क्रिएटिव है, क्रिएटिव एंटरप्राइज, ठीक है, ना कि सिर्फ ट्रायल एंड एरर। मतलब कि हम कुछ ट्राई कर रहे हैं और एरर हो गया तो आ गया। तो यहाँ आपका इनका इंसाइटफुल लर्निंग का कंसेप्ट है कि लर्निंग जो है वो डेलिब्रेट, सोच समझ के किया हुआ प्रोसेस है, जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो फिर जो आपका यही क्वेश्चन है कि कोलर्स का जो रिसर्च है सुल्तान के साथ, कई बार ये भी कहा जाता है कि जो ये सुल्तान है, ये किसकी थ्योरी में है या ये कौन सा एनिमल है। अगर किसी को ऐसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि एक चिंपैंजी था। ठीक है। तो इनका है आपका इंसाइट लर्निंग का कंसेप्ट है। ठीक है। ये थ्योरी थोड़ा डिटेल में है, पर अभी यहाँ से सिर्फ आपको यही है कि ये चिंपैंजी का एक्सपेरिमेंट है और ये इंसाइटफुल लर्निंग है। नेक्स्ट आता है आपका आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बेस्ट डिस्क्राइब्स, यानी कि जो चीज ऐसी सिचुएशन की आंखों से ओझल दिमाग से खत्म वाला सीन जो है आपका, ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? तो आपके ऑप्शंस है अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज, कि आपकी जो अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज होती है, अर्ली प्री ऑपरेशनल स्टेज, या अर्ली एडोलसेंस या एडोलसेंस। तो देखिए, हमने जैसे पीछे की उसमें डिस्कस किया है वीडियोस में कि ये किसकी स्टेजेस हैं, किसकी थ्योरी की स्टेजेस हैं, ये सेंसरी मोटर या प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है आपकी। तो आपको पता होगा कि ये दोनों पियाजे की स्टेजेस, पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की स्टेजेस हैं। तभी मैंने आपको कहा है कि प्लीज आप पीछे की वीडियोस देख लें, उनमें हमने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है और उसकी स्टेजेस सब कुछ। तो देखिए, ये एक पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेज है। तो क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि कोई चीज आंखों से दूर हुई तो दिमाग भी कोई नहीं पता होगा कि वो चीज एग्जिस्ट भी कर रही है। तो ये कौन सी स्टेज है? देखें, हमारी एज में ऐसा नहीं होता है। जैसे जिस एज में हम हैं, या मान लें कि कोई बच्चा ऐसे फोर्थ फिफ्थ क्लास में भी है, या 4-5 साल का भी जब हम बच्चे थे, तो ऐसा नहीं था कि ऐसे माँ बाप खिलौने ले लें बच्चों से, तो फिर ऐसे खिलौने छीनने पे हमें ऐसे याद ही ना रहे कि वो खिलौना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हमारी चाइल्डहुड में, या जैसे हम जब बच्चे होते हैं, तो एक ऐसा फेज भी रहता है कि अगर वो हमसे वो खिलौना ले लें, हमारे माँ बाप हमसे हमारा टॉय ले लें, ऐसे ऐसे बच्चे का ध्यान भटका देते हैं ना हम कई बार, ऐसे चुटकी बजा के कोई चीज उसके आगे से उठानी होती है तो हम उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचते हैं और वो चीज उठा लेते हैं। तो यही होता है आउट ऑफ साइट टू आउट ऑफ माइंड का कंसेप्ट, की बस उसकी नजर हटेगी, वही नजर हटी, दुर्घटना घटी, चीज उठ गई बेचारे की। तो फिर ये जो कंसेप्ट है ना आपका, ये आपका जो सबसे पहले चाइल्ड का जो इसका सेंसरी मोटर स्टेज होती है, मतलब अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जब चाइल्ड जो दुनिया को है ना वो अपनी सेंसी से एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, मतलब देख के किसी चीज को टच करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है ना, उस स्टेज का कंसेप्ट है। इसके बाद तो बच्चे को जैसे इसी स्टेज के लास्ट में जाते जाते बच्चे का ऐसे पर्सपेक्टिव डेवलप्ड हो जाता है, उसे पता होता है कि अगर कोई चीज ऐसे उसकी आंखों से दूर गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है दुनिया में। मतलब चाहे बेशक अगर हम उसका खिलौना ले लें, तो उसका खिलौना ऐसे कहीं ना कहीं जरूर है। जैसे होता है ना कि जैसे पहले, जैसे 1-1.5 साल का बच्चा, उसकी कोई बॉल होती है, उस बॉल को अगर वो ऐसे वो बॉल कहीं चली जाती है तो वो बच्चा उस बॉल को ढूंढता रहता है, कभी बेड के नीचे या अलमारी के पीछे देखेगा, पर उसे पता है क्योंकि वो बॉल सिर्फ उसकी आंखों से दूर है, ना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब वो बॉल है ही नहीं, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। पर ऐसे 4-5 2-3 महीने के बच्चे के लिए आप ऐसे थोड़ा सा उसका ध्यान डाइवर्ट करके आप कोई भी चीज उठा सकते हैं। तो ये जो आपका कंसेप्ट है ना, ये आपका अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज का कंसेप्ट है।
प्लीज पियाजे की थ्योरी के लिए पिछली वीडियोस को रेफर करें, वहां पे हमने पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस भी करी है और उनका एक्सप्लेनेशन भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, कि इनमें से जो कौन सी स्टडी है ना, किसकी स्टडी है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करती है। तो वैसे ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखें, हमें पता है साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब क्वेश्चन से ही आंसर डिकोड हो जाएगा। अब पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो क्या कहता है कि जो इनमें से कौन सी की स्टडी जो इनके इंटरसेक्शन होता है, मतलब इनके बीच में लाई कर रही है। इंटरसेक्शन मतलब जहां ये दोनों का मर्जर होगा, वहां पे साइकोलॉजी और पेडागोजी के मर्जर में कौन सी स्टडी लाई करती है। तो देखें, साइकोलॉजी क्या होता है, दोनों का मतलब पता होना चाहिए हमें बस इस क्वेश्चन के लिए, ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं है। साइकोलॉजी और आपका है ये पेडागोजी। साइकोलॉजी होती है आपकी साइंस ऑफ माइंड, जो कि पहले थी साइंस ऑफ सोल, पर क्योंकि लोगों को सोल ऐसे थोड़ा वेग वेग यानी कि ऐसा कंसेप्ट जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो, तो उसके बाद उन्होंने इसे कहना शुरू कर दिया कि साइंस ऑफ माइंड है। मतलब आदमी कैसे, उसका माइंड कैसे वर्क कर रहा है या वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये चीज साइकोलॉजी है। कि उस इंसान उस चीज की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकी जैसे माइंड होता है ना आपका, लॉजी किसी चीज की स्टडी होगी, तो इस चीज की स्टडी को आप साइकोलॉजी कहेंगे। सेकेंड है आपका पेडागोजी। पेडागोजी तो ये हमारे सब्जेक्ट का ही पार्ट है, कि जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब है आपका साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग की साइंस। टीचिंग की साइंस से आपका मतलब है कि हमें ऐसे पता होना चाहिए कि टीचिंग का जो एम फुलफिल करने के लिए हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं या किन तरीकों का यूज करें। तो वो आपकी साइंस ऑफ टीचिंग है। कि हम किसी चीज को, जैसे मान लें हमें किसी को कोई स्किल सिखानी है, तो किसी को स्किल सिखाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसे वो स्किल कैसे सिखा सकते हैं। मतलब कैसे हम उसे वो स्किल सिखा सकते हैं, बिना ये जाने तो हम किसी को वो स्किल नहीं सिखा पाएंगे ना। तो फिर ये दो वर्ड सीधे से मान लें कि आप यहाँ पे साइकोलॉजी लिख लें और यहाँ पेडागोजी लिख लें। साइकोलॉजी हो गया साइंस ऑफ माइंड आपकी, ठीक है। पेडागोजी हो गया आपकी साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब ये यहाँ पे आपका टीचिंग यानी कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। माइंड आपकी साइकोलॉजी होगी, तो ऑप्शन में ही आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी है कि इनमें से कौन सा जो है वो इनके इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि पेडागोजी जब साइंस ऑफ टीचिंग है और टीचिंग हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है। जो ये आपके बाकी ऑप्शंस है ना, ये मतलब हर टाइप की साइकोलॉजी होती है। जैसे मान लें कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मतलब कि वहाँ की वर्किंग या कैसी चीजें वहाँ वर्क करेंगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, या जो वर्किंग आवर्स है, या ऐसे मान लें कि किसी को काम कैसे करवाना है, करवाने का तरीका, या ऑर्गेनाइजिंग में जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है चीजों का वो कैसे कैसे होना चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसेस रहना चाहिए। या पॉजिटिव साइकोलॉजी की, जैसे अगर किसी का थॉट प्रोसेस या पॉजिटिविटी है या हम किसी चीज को लेके होपफुल हैं, वो कैसे वर्क करेगा, नेगेटिव है तो वो कैसे वर्क करेगा। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके। और वैसे ज्यादातर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इनके, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उनके वर्ड्स को डिकोड करके ही हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग हैज बीन गिवन बाय, कि स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक, पेवलोव, वाइगोस्की या स्किनर ने। तो स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस थ्योरी में से आया है। तो वैसे ये आपका कंसेप्ट वाइगोस्की का है। वाइगोस्की का कंसेप्ट है आपका स्कैफोल्डिंग का, और ये किस थ्योरी में है। तो जो आपके वाइगोस्की है ना, वैसे ये आपको पता है पियाजे और वाइगोस्की के बारे में आप लोग अवेयर होंगे कि इनका कि बच्चा कैसे सीखता है। पियाजे कहते हैं कि उसका इनबिल्ट होता है, वो अपना इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करता है। और वाइगोस्की कहते हैं कि वो सोशल कल्चरल कंडीशन में सीखता है, कि बच्चा अपनी जो सोशल सेटिंग्स होती है ना उनमें बच्चा सीखता है। तो जो वाइगोस्की है ना,
इनकी जो थ्योरी है वो है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज से। सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज मतलब जो आप सोशल लेवल पे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ना, उनका इनटू इंटरलाइज प्रोसेस, मतलब उसके बाद आप जाके उसे एनालाइज करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा। तो यहाँ से आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये इनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कहता है कि जो भी इंसान या जो भी बच्चा है ना, वो अपनी सोशल सेटिंग्स में सीखता है। और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविज्म एक फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, जो इस बात पे भरोसा करती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कैपेबल है कि वो खुद की नॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकें, कि वो लर्निंग कैसे होगी उनकी। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे स्पून फीड करना, आप सभी कुछ वो करें। तो तो फिर आपका जो वाइगोस्की का ये जो कंसेप्ट है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इनमें क्या है कि जो वाइगोस्की कहते हैं कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन है ना, कि नॉलेज जो बच्चा सीख रहा है वो पार्ट है उसके सोशल इंटरेक्शन का। कि जब बच्चा अपने सोशल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, और इस इंटरेक्शन में वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा अपनी बातें। उसके बाद वो कंपेयर करेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लोग क्या कह रहे हैं, या डिबेट करेंगे। और फिर उसके बाद वो लर्न करेंगे कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं है। तो मतलब मान लें कि ये जो आपकी नॉलेज है वो आपका सोशल प्रोसेस है, कि आप सोशली उस चीज़ को वो सीखते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि पियाजे ने ऐसे कहा था कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बेस्ट इन्वायरमेंट होता है जब वो अपने अपनी एज के लोगों के साथ, पीयर्स के साथ होते हैं। उनमें क्या, और इस मतलब वो आपस में ऐसे ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने से, जैसे ये मान ले चाइल्ड है, अपने से जो मेच्योर आदमी होगा, मतलब चाहे उसका टीचर हो, एल्डर्स हो, उसके पेरेंट्स हो, उनके साथ ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। मतलब उनकी ऐसे सर्विलेंस में रह के या उनकी गाइडेंस में रह के वो ज्यादा सीखते हैं। तो जो ये कंसेप्ट है ना, ये स्कैफोल्डिंग है। जब जो बच्चा होता है ना, बच्चा उससे जो ज्यादा मेच्योर पर्सन होता है, वो उसकी चीजों को सीखने में हेल्प करता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? आपका लेवल ऑफ सपोर्ट होता है, कि जो आपके बड़े या आपके टीचर्स आपको सीखते टाइम करते हैं, कैसा सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये आपका लेवल ऑफ सपोर्ट होगा, ये वो आपका स्कैफोल्डिंग होता है। और ये टाइप का टेम्परेरी सपोर्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग वो आपको ऐसे स्पून फीड करते ही जाएंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, वो आपको एक टाइप से सपोर्ट कर रहे हैं। और जब आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो चीज आप खुद कर सके, तो वो चीज आपको वो सपोर्ट हटा देते हैं। और ये जो सपोर्ट होता है ना स्कैफोल्डिंग का, ये भी डिपेंड करता है कि जैसे बच्चा किस एज में है, उसे कितना सपोर्ट चाहिए, या बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कितना है पहले, उसके बेसिस पे उसे कितना सपोर्ट चाहिए। और ये इस बात पे भी वेरी करता है कि बच्चे का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, मतलब वो कैसी फैमिली में पला बड़ा है। तो ये सब चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर टाइप के बच्चे को एक तरह का सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक क्लास में 10 बच्चे हैं ना, तो ये नहीं होगा कि आप 10 के 10 को, जैसे कोई चीज सीखने में टीचर की सेम ही हेल्प की जरूरत पड़ रही है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि उस बच्चे को कितनी हेल्प चाहिए आपकी। तो उसके आगे आपकी स्कैफोल्डिंग ऐसे कई टाइप की होती है। सेल्फ स्कैफोल्डिंग होगी, एक्सपर्ट स्कैफोल्डिंग होगी, रेसिप्रोकल होगी, और ट्रांसडेंटल होगी। ये आपके टाइप्स हैं स्कैफोल्डिंग के। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्कैफोल्डिंग का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो वाइगोस्की ने दिया है। और इसका मतलब ये है कि कितना सपोर्ट बच्चे को चाहिए अपना चाहे, जैसे हमने लास्ट थ्योरी में वो जेपीडी का कंसेप्ट डिस्कस किया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, कि बच्चे का एक एक्चुअल डेवलपमेंट जोन होता है और एक उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट जोन होता है, कि बच्चा यहाँ तक पोटेंशियली डेवलप कर सकता है। तो यहाँ तक जाने के लिए भी बच्चे को स्कैफोल्डिंग की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कि कोई ऐसा हो जो उसे गाइड कर सके। तो ये कंसेप्ट आपका वाइकोस्की का है।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका और ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सॉरी, द अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टुवर्ड्स हर फादर was termed by Freud as कि जो गर्ल चाइल्ड होती है ना, उसकी अपने फादर की रिगार्डिंग जो अट्रैक्शन होती है उसको फ्रूड ने क्या वो दिया है, मतलब इस कंसेप्ट में नॉर्मल है कि इन्होंने इस चीज को नाम क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिगमंड फ्रूड थे इनकी कौन सी थ्योरी थी। तो हमने पिछली वीडियो मतलब सबसे जो फर्स्ट वीडियो है ना आपकी, उसमें हमने ये देखा है कि जो सिगमंड फ्रूड है ना, इन्होंने आपकी थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, इसमें आप मतलब ये हमेशा याद रखिएगा कि किसने कौन सी थ्योरीज दी हैं। कई बारी आपको सिर्फ थ्योरी देख के उसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि वो थ्योरी आपकी कौन दे रहा है। तो देखिएगा फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टुवर्ड्स हर फादर, कि एक बेटी का अपने पापा की तरफ अट्रैक्शन, वो वो उसको फ्रूड ने क्या नाम दिया है। ऑप्शन है आपके इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मोरल कॉन्फ्लिक्ट या ओरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये जो आपके सिगमंड फ्रॉइड है, इनकी थ्योरी आपकी थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस थ्योरी की इन्होंने हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया कि इस थ्योरी की इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। इन स्टेजेस के लिए प्लीज आप पिछली वीडियोस रेफर कर लें। तो ये आपकी 5 स्टेज हैं। तो जो इनका बेसिक कंसेप्ट है इस थ्योरी का, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मतलब हर जो मेन एम है ना लाइफ का, वो प्लेजर है, मतलब खुशी एक हिसाब से। और वो जो बच्चा होता है ना, वो अलग अलग स्टेज में ना अलग अलग तरह से, मतलब ओरल स्टेज में जैसे वो अपने माउथ से सीख करने की कोशिश करता है, एनल स्टेज में मतलब वो अपना बाउल मूवमेंट कंट्रोल करने की सीखने की कोशिश करता है। आगे ऐसे आगे स्टेजेस में बच्चा एक अलग अलग एक्टिविटीज करके अपना प्लेजर वो होता है हमेशा इंटेक्ट रखता है। तो इसमें जो ये वाला कंसेप्ट है ना कि जब एक बच्ची जो होती है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन फील करती है, तो इस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने क्या नाम दिया है। तो इन्होंने कहा है कि ये ना एक टाइप का ना एक, जैसे कोई, हमें ये पता है कि जैसे जो गर्ल होती है ना वो अपने फादर से ज्यादा कनेक्ट फील करती है और जो बॉय होता है वो अपनी मदर से ज्यादा कनेक्ट फील करता है। इसी के बेसिस पे इन्होंने ये कॉम्प्लेक्सेस डेवलप किए हैं। तो जो गर्ल का कॉम्प्लेक्स है वो है इनका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और जो बॉय के रिगार्डिंग इन्होंने वो करा है वो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इनमें इसमें इन्होंने पहले क्या कहा है कि पहले ओडिपस देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो मदर सन का रिलेशनशिप होता है ना, इसमें मदर सन के रिलेशनशिप को रेफर किया गया है। इसके हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो ऐसे यंग बॉयज होते हैं ना, या जो ऐसे ये बॉय चाइल्ड जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इनमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस होती है जिससे ये अपनी सेक्सुअलिटी को अर्ली एज में ही वो करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे ये अपनी सेक्सुअलिटी को इनका ऐसे अपने माइंड में ऐसे एक अलग ही पर्सपेक्टिव सेट हो जाता है कि हाँ। तो इसके चलते ये क्या करते हैं कि इनके और इनके फादर के बीच में ना कन्फ्लिक्ट हो जाता है अपनी मदर की अटेंशन के लिए, कि बेटे में और उसके पापा में कन्फ्लिक्ट हो गया कि जो चाइल्ड चाह रहा है कि जो उसकी मदर है ना वो उसको दुनिया में सबसे ज्यादा अटेंशन दे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स उस छोटे लड़के में या उस छोटे बच्चे में आता है ना, इसको आप ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है जब जिसमें क्या होता है कि जो डॉटर होती है, मतलब जो बेटी होती है, उसका अपनी माँ के साथ एक सेंस का राइवलरी हो जाता है। तो वो ना अपनी मॉम को ऐसे उसका राइवल एक हिसाब से ना उसकी मतलब अपनी मॉम के साथ ना बनती नहीं है गर्ल जो होगी उसकी। तो इसमें इसने जो रीजन दिया है ना, वो रीजन इन्होंने दिया है कि ये जो बेटी होगी ना उसको ये रियलाइज होता है कि इसका जैसे जो मेल जेनिटल ऑर्गन है ना, पेनिस, वो नहीं है इसमें।
तो और इसके लिए अपनी मदर को वो कह करती है कि इसकी मदर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो इसकी मदर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये उनसे एक टाइप की इनकी ऐसे एनवी हो जाती है कि हाँ, मतलब अपनी मोम से ऐसे राइवलरी का कंसेप्ट रखती है ये। और इस कंसेप्ट को इन्होंने कहा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिससे वो अपने फादर के साथ ज्यादा अटैचमेंट शो करती है। मतलब एक टाइप से वही अपनी फादर की ऐसे अटेंशन के लिए फाइट करती है कि हाँ, कि वहां पे वो अटेंशन होनी चाहिए। तो ये आपके दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिलीव्ड दैट इन्फेंट्स ब्रेन इज लाइक अ टेबुलर रासा। कि इनमें से किसका मानना है कि जो छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो टेबुलर रासा का मतलब होता है कि खाली स्लेट जैसा है, कि जो छोटा बच्चा है उसका दिमाग खाली स्लेट है। इनमें से आपके जो फिलोसोफर्स हैं, ये फिलोसोफर या जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं जॉन लोकी, डार्विन, स्पिनोजा और वॉटसन। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये टेबुलर रासा का कंसेप्ट आया है ना यहाँ पे, कि जो चाइल्ड का ब्रेन जो है वो टेबुलर रासा खाली स्लेट का मतलब ये हो गया कि ये वो वाले साइंटिस्ट है जो ये कहेंगे कि अगर उसका ब्रेन जब बच्चा पैदा हुआ है या जो इन्फेंट है वो टेबुलर रासा है, यानी कि खाली स्लेट है, तो हम उस पे ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, लाइक ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने से मतलब है कि अगर हम चाइल्ड को कोई चीज सिखाना चाहते हैं ना, तो हम उसे वो चीज सिखा सकते हैं अपनी चॉइस से। कि जो चाइल्ड की पर्सनैलिटी होगी ना आगे जाके, वो उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी कि उस बच्चे के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। तो ये एक टाइप के एम्पिरिसिस्ट होते हैं, मतलब जो ये मानते हैं कि जो बच्चा होता है ना वो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से सीखता है कि वो कैसे टाइप के एक्सपीरियंस करता है या कैसे नहीं, तो इस बात पे डिपेंड करेगी उसकी पर्सनैलिटी। और जो इसके अगेंस्ट अपोजिट में जो व्यू है, तो जैसे ये ना बहुत पुराना कंसेप्ट है, आपने सुना होगा प्लेटो, जो वेस्टर्न फिलोसफी के थिंकर हैं, वेस्टर्न फिलोसफर है, और है अरिस्टोटल। ये कंसेप्ट यहाँ से है। जो आपके प्लेटो है ना वो नेटिविस्ट हैं, और जो आपके अरिस्टोटल थे ये इंपीरियसिस्ट थे। तो जो प्लेटो का ये मानना था कि जो बच्चा होता है ना उसकी ना जो भी नॉलेज होती है ना वो इनबिल्ट होती है, मतलब वो बच्चे के अंदर पहले से होती है, बस बाद में ना वो उस नॉलेज को एक्सप्लोर करता है कि हाँ, ऐसे जैसे जैसे वो ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करता रहता है। तो आदमी जो होगा ना वो मतलब स्टार्टिंग से ही उसमें होगा कि वो कैसा इंसान है। तो इसके बेसिस पे वही है, इन्होंने ऐसे लोगों को डिवाइड भी किया है कि मैन ऑफ रीजन, करेज, ऐसे जाके ये मैन होते हैं। पर जो आपके एरिस्टोटल हैं ये आपके प्लेटो के स्टूडेंट तो होते हैं, पर इनका व्यू इनके रिगार्डिंग सेम नहीं होता। ये एक इम्पीरियसिस्ट होते हैं। इम्पीरियसिस्ट वो होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो सारी नॉलेज होती है ना, दैट ऑल नॉलेज डिपेंड्स ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब क्या हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। इन्होंने भी यही कहा था कि जो बच्चे का दिमाग होता है ना वो ब्लैंक स्लेट होता है, न्यूबॉर्न का जो माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट होता है, और वो एक्सपोजर रिक्वायर होता है उसको, ताकि वो इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। तो ये आपका कंसेप्ट मतलब वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत बहुत पहले का है। फिर आपके जो थिंकर आते हैं ना इसी बेसिस पे, वो आते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक, जिनका टाइम आपका आगे रहेगा ये 1632 से लेके 1704 का, मतलब अप्रोक्स आप मान लेते हैं 17th सेंचुरी का। तो फिर इन्होंने फिर ये बात कही है कि ये फिर इम्पीरियसिस्ट होते हैं, और इनको लगता है, ये कहते हैं कि जो नया बोर्न होता है ना माइंड, जो न्यू बोर्न माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट होता है। ऑल नॉलेज जो होती है ना वो रिजल्ट होती है एक्सपीरियंस का। तो इसीलिए इनका मानना है कि जो जो माइंड सिंपली एक्सेप्ट करता है ना नॉलेज को, वो इम्पार्ट होती है उनकी सेंसेस से, कि उनके सेंसरी एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, या उनको कैसे इनपुट्स यानी कि उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, इस बेसिस पे। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं जिनमें कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो आप हैं या कैसे टाइप के इंसान है वो आप पैदा होने से ही होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या बने हैं, तो उसके बाद। तो ये जो आपका टेबुलर रासा का कंसेप्ट है ये जॉन लोकी का है। इसके साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। होप
आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ इश्यूज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टीचिंग स्टाइल में कुछ दिक्कत आ रही हो, या प्रोनाउंसिएशन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। और ये आपकी सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, और हम इसमें एचटेट सीरीज के सारे क्वेश्चन पेपर्स कवर करेंगे। ये आपके 10 क्वेश्चंस के आई थिंक 30 तक कंप्लीट हो गया है। ये आपका 10 क्वेश्चंस के साथ यहाँ आपका एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम रोज 10 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ना, तो इसमें आपके 10 करके 3 दिन में आपका एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।